नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूपीजी के और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ अगला प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें आपके 35 प्रश्न होते हैं। 15 प्रश्न कंप्यूटर के और 20 प्रश्न यूपीजी के। जो यूपी ट्रिपल एससी का यूपीजी के और कंप्यूटर का पैटर्न है, उससे उसी पर आधारित ये सभी प्रश्न होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी पीडीएफ्स आपको वहीं पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। यूपीजी के कंप्यूटर की प्रैक्टिस का अगला सेट जो है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। IPv6 एड्रेस 128 बिट्स लंबा होता है, जिसे 8 समूहों में विभाजित किया जाता है। क्या ये सही है? IPv6 में लूपबैक एड्रेस 1 के रूप में दर्शाया जाता है। IPv6 में ब्रॉडकास्ट संचार का एक प्रमुख प्रकार है, जो मल्टीकास्ट की जगह लेता है। IPv6 हेडर का आकार 40 बिट्स पर निश्चित होता है, बिना एक्सटेंशन हेडर के, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। ये ऑप्शन आपका असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। IPv6 में ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके स्थान पर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट संचार का उपयोग होता है। IPv6 एक 128 बिट एड्रेसिंग स्कीम है, जिससे अत्यधिक संख्या में अद्वितीय आईपी पते बनाए जा सकते हैं। IPv6 हेडर 40 बाइट्स का होता है, जो IPv4 20 बाइट्स की तुलना में बड़ा लेकिन अधिक सरल है। अगला प्रश्न है आपका कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल के मुख्य कार्यों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस शेड्यूलिंग करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करना, यूजर इंटरफेस GUI और ग्राफिक्स को सीधे रेंडरिंग करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रबंधन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन सी। कर्नेल का काम यूजर इंटरफेस और ग्राफिक्स को सीधे रेंडरिंग करना नहीं होता है। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है, लेकिन यह सीधे तौर पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को रेंडर नहीं करता है। GUI और ग्राफिक्स का रेंडरिंग सिस्टम के अन्य घटकों और ग्राफिक्स ड्राइवरों द्वारा किया जाता है। विंडोज में हाइब्रिड कर्नेल का उपयोग किया जाता है। कर्नेल का मुख्य काम मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और हार्डवेयर को नियंत्रित करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर फंक्शन से संबंधित यह है NCERT स्तर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ शॉर्टकट कीज दी गई हैं, दूसरे बारे में उनके कार्य दिए गए हैं। तो सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टिल्ट जनरल नंबर फॉर्मेट लागू करना। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड जो एंड का चिन्ह होता है वो यहाँ से आउटलाइन बॉर्डर लगाया जाता है, और कंट्रोल प्लस एन से नया वर्कबुक खोला जाता है। ठीक है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन से वर्तमान समय डाला जाता है। एंड के चिन्ह को एम्परसेंड कहते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टिल्ड का उपयोग सेल पर जनरल नंबर फॉर्मेट लागू करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन एम्परसेंड का उपयोग चयनित सेल या सेल की रेंज पर बाहरी बॉर्डर लगाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एन से MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खुलती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन से शॉर्टकट की का उपयोग करके एक्सेल सेल में वर्तमान समय डाला जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में व्हेलिंग से क्या तात्पर्य है। तो उसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, किसी बड़े संगठन के उच्च स्तरीय अधिकारियों जैसे CEO, CFO को लक्षित करके की जाने वाली फिशिंग। व्हेलिंग एक विशिष्ट प्रकार की स्पीयर फिशिंग है, जो विशेष रूप से हाई प्रोफाइल लक्ष्यों को निशाना बनाता है। व्हेल शब्द का उपयोग बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्यों जैसे CEO, वित्तीय अधिकारी के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, वित्तीय डाटा या नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करना होता है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग वाले विकल्प को क्रिप्टो जैकिंग कहा जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग वाला विकल्प कौन सा है कि अवैध रूप से क्रिप्टो करेंसी माइन करने के लिए दूसरों के कंप्यूटर साधनों का उपयोग करना। अगला प्रश्न है आपका कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में डीप लर्निंग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो सही कथन है वो आपका बी है। यह कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित है,
जिसमें कई छिपी हुई परतें होती हैं। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक उपसमूह है। यह मानव मस्तिष्क से प्रेरित होकर बनाए गए कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क पर काम करता है। डीप शब्द का अर्थ है नेटवर्क में कई हिडन लेयर्स का होना, जो जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करती हैं। डीप लर्निंग भारी मात्रा में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे चित्र, आवाज, टेक्स्ट पर बहुत बेहतर प्रदर्शन करता है। अगला प्रश्न है आपका कि हार्डवेयर के मेमोरी पदानुक्रम में रजिस्टर के बाद सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, कैश मेमोरी। मेमोरी पदानुक्रम में गति के अनुसार सबसे तेज मेमोरी सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स के ठीक बाद में कैश मेमोरी आती है, जो सीपीयू और रैम के बीच बफर का काम करती है। कैश मेमोरी में भी लेवल्स होते हैं, L1, L2, L3, जहां L1 सबसे तेज और सबसे छोटी होती है। कैश मेमोरी के बाद रैम और फिर सेकेंडरी स्टोरेज आती है, जिसमें HDD और SSD का स्थान होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित ये प्रश्न अच्छा है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि ई गवर्नेंस के उमंग ऐप का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका पूर्ण रूप है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप नागरिकों को केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की सैकड़ों ई गवर्नेंस सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। ईपीएफओ, पैन कार्ड, आधार और डिजी लॉकर जैसी सुविधाएं इस एक ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डिजिटल वित्तीय उपकरणों के संदर्भ में आरटीजीएस के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है आपका ऑप्शन ए। आरटीजीएस का पूर्ण रूप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, जिसमें फंड ट्रांसफर की न्यूनतम सीमा 2 लाख होती है। इसकी न्यूनतम सीमा 2 लाख है, जबकि अधिकतम की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। दिसंबर 2020 से भारतीय रिजर्व बैंक ने आरटीजीएस को 24x7 x365 उपलब्ध कर दिया है, इसलिए अब केवल कार्य दिवसों तक सीमित नहीं है। आरटीजीएस में फंड का सेटलमेंट ग्रास आधार पर तुरंत होता है, जबकि नेफ्ट में यह बैचों में होता है। एनईएफटी में डिजिटल वित्तीय टूल्स के लिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज प्रक्रिया में किन 2 मुख्य घटकों को मिलाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार मैं आपको करवा भी चुका हूं, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है आपका ऑप्शन बी, मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स। मेल मर्ज एमएस वर्ड की एक अच्छी विशेषता है, जिसका उपयोग एक ही पत्र में कई लोगों को भेजने के लिए किया जाता है, अलग अलग नाम से। इसमें मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट जिसमें पत्र का मुख्य टेक्स्ट होता है, और डेटा सोर्स जिसमें प्राप्तकर्ताओं के नाम और पते होते हैं। डेटा सोर्स को एक्सेल सीट, एक्सेल डेटाबेस या आउटलुक संपर्कों के रूप में तैयार किया जा सकता है। इन दोनों को मर्ज करके पर्सनलाइज्ड पत्र, लेबल या लिफाफे तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन डी, स्टैंड अलोन एनालॉग टेलीविजन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अर्थ है रोजमर्रा की भौतिक वस्तुओं का इंटरनेट से जुड़ना। एक पूर्ण आईओटी सिस्टम में 4 मुख्य घटक होते हैं, सेंसर्स, डिवाइस, कनेक्टिविटी नेटवर्क, डेटा प्रोसेसिंग, क्लाउड एज और यूजर इंटरफेस। एक एनालॉग टीवी जिसमें इंटरनेट कनेक्शन या सेंसर नहीं है, वह आईओटी डिवाइस की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि स्मार्ट टीवी आईओटी का हिस्सा है। आईओटी के अनुप्रयोग स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी और औद्योगिक स्वचालन में देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हार्डवेयर टोपोलॉजी के संदर्भ में एक पूर्ण मेश टोपोलॉजी में यदि 6 नोड्स हैं, तो कुल कितने केबल्स लिंक्स की आवश्यकता होगी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 15। फुल मेश टोपोलॉजी में नेटवर्क का प्रत्येक नोड सीधे नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़ा होता है। लिंक्स की संख्या की गणना करने के लिए सूत्र होता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, जहां n नोड्स की संख्या होती है। यदि नोड्स की संख्या 6 है तो 6 इंटू 6-1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से ये 3 हो जाएगा और वो 5 बचेगा, तो ये आपका 15 आ जाएगा। यह सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है, लेकिन इसमें केबलिंग का खर्च सबसे अधिक होता है। किसमें? मैश टोपोलॉजी में। अगला प्रश्न है आपका कि लेजर प्रिंटर के काम करने के तरीके में निम्नलिखित में से किस पुर्जे का उपयोग नहीं होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, इंक कॉर्टिस। इंक कॉर्डिज का उपयोग इंकजेट प्रिंटर्स में तरल स्याही छिड़कने के लिए किया जाता है, लेजर प्रिंटर में नहीं। लेजर प्रिंटर सूखे पाउडर का उपयोग करते हैं, जिसे टोनर कहा जाता है।
इसमें एक फोटो सेंसिटिव ड्रम होता है जिस पर लेजर बीम द्वारा छवि बनाई जाती है। फ्यूजर गर्मी और दबाव का उपयोग करके टोनर को कागज पर स्थायी रूप से चिपका देता है। आउटलुक डिवाइस के अंतर्गत प्रिंटर की कार्यप्रणाली से संबंधित यह महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो संदेशों को सर्वर पर ही रहने देता है जिससे उपयोगकर्ता कई डिवाइस से उन्हें एक्सेस कर सके। तो ये आपका सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल प्राप्त करने का एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल को सर्वर पर रखता है और उसे सिंक करता है जिससे आप कई डिवाइस पर उसे एक्सेस कर सकते हैं। POP3 में ईमेल प्राप्त करने का प्रोटोकॉल है, लेकिन यह आमतौर पर ईमेल को सर्वर से डाउनलोड कर देता है और फिर सर्वर से हटा देता है, जिससे यह सिंगल डिवाइस के लिए उपयुक्त है। जो आपका टेम्परेरी मेल सेवा है वो POP3 पर आधारित होती है, और जो आपकी परमानेंट मेल सेवा है जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, तो ये आपका IAMP पर आधारित होती है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग केवल ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। FTP फाइल ट्रांसफर के लिए, ईमेल के लिए नहीं है। तो जो FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल ट्रांसफर के उपयोग में आता है, ईमेल में नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि बिग डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में हडूप फ्रेमवर्क के दो मुख्य कोर कंपोनेंट कौन से हैं? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और MapReduce। अपाचे हडूप बिग डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम विशाल डेटा को कई कंप्यूटरों क्लस्टर पर स्टोर करने का कार्य करता है। MapReduce डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर समानांतर रूप से प्रोसेस करने का कार्य करता है। हडूप का तीसरा प्रमुख घटक यार्न है, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, जो रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। अगला प्रश्न है आपका कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तकनीकी बदलाव क्या था जिसने कंप्यूटरों के आकार को बहुत छोटा कर दिया? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, LSI और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग। चौथी पीढ़ी 1971 से 1980 के दशक तक के कंप्यूटरों की सबसे बड़ी विशेषता माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग था। इसमें LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी का इस्तेमाल हुआ, जिसने हजारों ट्रांजिस्टर्स को एक सिलिकॉन चिप पर समाहित कर दिया। वैक्यूम ट्यूब्स पहली पीढ़ी में और ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में उपयोग किए जाते थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का आधार है। तो ये आपका कंप्यूटर का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगला जो सेक्शन है वो हमारा UPGK का है। तो सूची मिलान करना है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के साहित्यकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी प्रसिद्ध रचनाएं दी गई हैं। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप सभी इन रचनाओं से परिचित होंगे। मुंशी प्रेमचंद की गोदान है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की परिमल है, महादेवी वर्मा की यामा है और जयशंकर प्रसाद की कामायनी है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था। हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार हैं। गोदान, गबन और निर्मला उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। निर्मला उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद का ऐसा उपन्यास है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुर्भाग्य आखिर क्या हो सकता है। निर्मला नाम की इसमें एक स्त्री होती है जो जहां जाती है बस दुर्भाग्य उसके पीछे चला जाता है। जयशंकर प्रसाद जन्म वाराणसी, छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। उनका महाकाव्य कामायनी अत्यंत प्रसिद्ध है। महादेवी वर्मा जन्म फर्रुखाबाद में हुआ, को आधुनिक मीरा कहा जाता है। उन्हें उनके काव्य संग्रह यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाओं में परिमल है, अनामिका है, राम की शक्ति पूजा है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनके स्थापना वर्ष को सुमेलित करें। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1996 और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1887 में विलियम मेयोर द्वारा की गई थी। इसे 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना मूल रूप से 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा MO कॉलेज के रूप में की गई थी, जिसे 1920 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय BBAU लखनऊ की स्थापना 1996 में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनकी स्थापना वर्ष पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और वहां के नेतृत्वकर्ताओं का सही मिलान करें। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। 1857 की क्रांति में फैजाबाद अब अयोध्या का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम भी रखा था। बरेली में क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था, जो रुहेलखंड के पूर्व शासक के वंशज थे। तो बरेली वाला भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब धोंदू पंत और उनके सेनापति तात्या टोपे ने कमान संभाली थी। इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 1857 के विद्रोह के केंद्र और उनके नेता बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगरों और उनके वर्तमान नामों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? महोदय श्री कन्नौज, कोल, अलीगढ़, बलवंत नगर, झांसी, कांपिल्य, फर्रुखाबाद या इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी सुमेलित हैं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ई, ये सभी सुमेलित हैं। ठीक है। कन्नौज इत्र नगरी का प्राचीन नाम महोदय श्री या कानिकुब्ज था। यह हर्षवर्धन की राजधानी भी रहा है। अलीगढ़ ताला नगरी का प्राचीन मध्यकालीन नाम कोल या कोइल था। झांसी का प्राचीन नाम बलवंत नगर था, जिसे बाद में ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने झांसी का नाम दिया। कांपिल या कंपिल वर्तमान में फर्रुखाबाद जिले में स्थित है, जो प्राचीन काल में पांचाल महाजनपद की दक्षिणी राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का 1950 से 1967 के बीच उनके कार्यकाल के अनुसार सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 1946 स्वतंत्रता से पूर्व से लेकर 1954 तक रहा। उनके बाद 1954 में डॉक्टर संपूर्णानंद मुख्यमंत्री बने और उनका कार्यकाल 1960 तक रहा। डॉक्टर संपूर्णानंद के बाद चंद्रभानु सिंह गुप्ता 1960 से 1963 तक मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद 1963 में सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री बनी, जो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कार्यकाल 1963 से 1967। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन में मुख्यमंत्रियों का क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला से संबंधित प्रसिद्ध इमारतों और उनके निर्माणकर्ताओं को सुमेलित करें। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। रूमी दरवाजा लखनऊ का निर्माण अवध के नवाब आसफ उद दौला ने 1784 में अकाल राहत परियोजना के तहत करवाया गया था। इसे तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में करवाया था। झांसी के किले का निर्माण 1613 ईस्वी में ओरछा के बुंदेला राजा वीर सिंह जूदेव ने कराया था। उत्तर प्रदेश की कला एवं वास्तुकला और विरासत स्थलों से जुड़ा यह बहुत ही डीप प्रश्न है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा पीएम मित्रा पार्क उत्तर प्रदेश के वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जा रहा है। वह उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों के सीमा क्षेत्रों में विकसित किया जा रहा है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, लखनऊ और हरदोई। केंद्र सरकार की पीएम मित्रा योजना के तहत पूरे भारत में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यह पार्क लखनऊ और हरदोई के जिलों के बीच में मलिहाबाद ब्लॉक के अटारी गांव के पास लगभग 1000 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। यह पार्क उत्तर प्रदेश में कपड़ा उद्योग, निवेश और रोजगार के बड़े अवसर पैदा करेगा। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को हाल ही में भौगोलिक संकेतक प्राप्त नहीं हुआ, जबकि अन्य विकल्पों को प्राप्त हो चुका है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, मेरठ की खेल सामग्री, सिर्फ क्रिकेट के बैट को छोड़कर। अमरोहा ढोलक, काल्पी हस्त निर्मित कागज, बागपत होम फर्निशिंग। 2023-24 में उत्तर प्रदेश के कई उत्पादों को जीआई टैग मिला था, जिनमें अमरोहा के ढोलक, काल्पी का हस्तनिर्मित हैंडमेड कागज और बागपत की होम फर्निशिंग शामिल है। इसके अलावा बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट, महोबा का गौरा पत्थर शिल्प और मैनपुरी की तारकशी को भी जीआई टैग मिला है।
मेरठ की खेल सामग्री विशेष रूप से क्रिकेट बैट मशहूर है, लेकिन पूरी खेल सामग्री वर्ग को एकमुश्त जीआई टैग नहीं मिला है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु स्वैम्प डियर का आईयूसीएन अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में क्या दर्जा है? बताइएगा। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है स्वैम्प डियर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, या बारहसिंगा, इसका आईयूसीएन यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में क्या स्टेटस है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सुवेद्य। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, इसका वैज्ञानिक नाम रिकर्वस डुवाउसिली है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसे सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है। यह मुख्य रूप से दलदली इलाकों और लंबी घास वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है, जिसे भी आईयूसीएन की रेड लिस्ट में सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और बहुत आसान होगा आपके लिए, कई बार आपको करवाया जा चुका है। यूरेनियम के लिए ललितपुर, हीरा के लिए बांदा, कोयला के लिए सोनभद्र और एस्बेस्टस के लिए मिर्जापुर। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ए ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार केवल ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। तांबा और प्लेटिनम भी ललितपुर में मिलते हैं। कोयला का खनन मुख्य रूप से सोनभद्र जिले सिंगरौली कोयला खदान क्षेत्र में किया जाता है। हीरे के कुछ अंश बांदा और मिर्जापुर के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुखता से बांदा इसके लिए जाना जाता है। एस्बेस्टस का मुख्य भंडार मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्यों को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर सबसे पहले स्थापित होने वाले से शुरू करते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। सबसे पहले चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो चंदौली में स्थित है, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके बाद किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी, इसकी स्थापना 1972 में हुई। यह दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। इसके बाद करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में, इसकी स्थापना 1976 में की गई। इसके बाद आता है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। हाल ही में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। तो सही क्रम है 1957, 1972, 1976 और 1977। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेलों और उनके आयोजन स्थलों का सही ढंग से सुमेलित करें। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन ए। बटेश्वर मेला आपका आगरा में, नौचंदी मेला आपका मेरठ में, ददरी मेला आपका बलिया में, शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। ये एक बहुत प्रसिद्ध पशु मेला है जो यमुना नदी के तट पर लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में प्रतिवर्ष आयोजित किया होता है और यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। ददरी मेला बलिया में लगता है और भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर जिले में नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति, त्योहार और सामाजिक रीति रिवाजों का यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों और उनके संबंधित क्षेत्रों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, राई नृत्य रुहेलखंड क्षेत्र। राई नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, रुहेलखंड का नहीं है। यह विशेष रूप से बेड़िया समुदाय की महिलाओं द्वारा बसंत ऋतु में किया जाता है। चरकुला ब्रिज क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें महिलाएं सिर पर कई दीपकों का पहिया, रथ का पहिया रखकर नृत्य करती हैं। कर्मा नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर की खरवार और अन्य जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। चौरसिया नृत्य मुख्य रूप से जौनपुर जिले में कहार समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में चावल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है सी, उत्तर प्रदेश। 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में चावल का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश लगभग 20.76 मिलियन टन चावल का उत्पादन करता है, जो कुल उत्पादन का लगभग 13.82% है। तेलंगाना भारत में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तेलंगाना लगभग 17.45 मिलियन टन चावल का उत्पादन करता है, जो कुल उत्पादन का लगभग 11.62% है। पश्चिम बंगाल भारत में चावल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल लगभग 16.02 मिलियन टन चावल का उत्पादन करता है, जो कि लगभग 10.66% है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर और उनके किनारे बहने वाली नदियों का सही मिलान करें।
तो गोरखपुर राप्ती है, अयोध्या सरयू है, चित्रकूट मंदाकिनी है और जौनपुर गोमती है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। गोरखपुर शहर राप्ती नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। जौनपुर, जिसे सिराज ए हिंद कहा जाता है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ और सुल्तानपुर भी गोमती नदी के किनारे हैं। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी है। पवित्र तीर्थ स्थल चित्रकूट मंदाकिनी या पैश्विनी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, ये भी तो सत्य है। भुक्सा या भोक्सा जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर जिले में पाई जाती है, ये भी सत्य है। सहरिया जनजाति मुख्य रूप से ललितपुर जिले में निवास करती है। और माहीगिरी जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है और ये मुख्य रूप से सोनभद्र में रहते हैं, जो कि आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि माहीगिरी जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर जिले नदियों के किनारे पाई जाती है। इसका मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं बल्कि मछली पकड़ना है। यह मुख्य रूप से इस्लाम धर्म को मानते हैं। थारू जनजाति तराई क्षेत्र की है और यह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, क्योंकि बहुत इनका मानना है कि ये इनके पूर्वजों का याद करते हैं उस दिन। बुक्स जनजाति बिजनौर में रहती है और इनकी पंचायत को सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश प्रशासन और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन या तथ्य सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 18 प्रशासनिक मंडल हैं, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 17 नगर निगम हैं, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश सबसे नया नगर निगम जो 17वां है वो शाहजहांपुर है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं, ये भी सही है, जबकि विधानसभा में 400 सीटें हैं। अब 400 सीटें तो नहीं है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 403 सीटें हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियन नामांकन अब समाप्त कर दिया गया है। यूपी में 18 मंडल और 75 जिले हैं। अलीगढ़ 18वां मंडल है। राज्य में कुल 17 नगर निगम है, जिनमें सबसे नवीनतम नगर निगम शाहजहांपुर है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख एक्सप्रेसवे और उनकी कुल लंबाई के संबंध में विचार करें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इनकी लंबाई कितनी है क्रमशः। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 341 और 296 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340.8 किलोमीटर है, जो लगभग 341 है, और यह लखनऊ चांदसराय से गाजीपुर हदरिया तक जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है, यह चित्रकूट भरतकूप से इटावा कुदरैल तक जाता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 302 किलोमीटर है। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में किया जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद के तहत सही सुमेलित युग्म को पहचाने। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन ए, वाराणसी रेशम उत्पाद, कन्नौज इत्र, मुरादाबाद पीतल के बर्तन और फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां। वाराणसी अपने बनारसी सिल्क साड़ियों और रेशम उत्पादों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है और यहाँ का यह ओडीओपी उत्पाद है। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है, यहाँ पीतल के बर्तन और कलाकृतियां बनाई जाती हैं। फिरोजाबाद सुहाग नगरी कांच के उत्पाद, विशेषकर कांच की चूड़ियां के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारतीय इतिहास के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर स्थित थे और वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, बताना है आपको। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 8 महाजनपद थे और राजधानी है कौशाम्बी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित थे। ये 8 महाजनपद कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी थे। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी प्रयागराज के समीप थी। मथुरा सूरसेन की राजधानी थी, श्रावस्ती कौशल की और कुशीनगर मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। तो आज का ये सेशन आपका कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। 35 प्रश्नों का ये समूह आपको निरंतर करवाया जा रहा है और अभी तक आपका काफी अच्छा रिवीजन हो भी गया होगा। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं, नहीं देखे हैं तो देखने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रश्नों को आपके सामने लाया जाता है और वो प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं या आए हुए हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। रही बात आज के वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य कंटेंट की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सभी कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।